हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप सभी लोगों का सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा और धन्यवाद कहूंगा और थैंक यू बोलूंगा। आज आपके प्यारे से चैनल साइंस विद जयप्रकाश का एक माइलस्टोन कवर किया है आपके चैनल ने। आज हमारे 1000 सब्सक्राइबर प्लस हो चुके हैं। आज हमारे 1000 प्लस सब्सक्राइबर अचीव हो चुके हैं और ये माइलस्टोन आप लोगों की वजह से अचीव हुआ है। आपका ये प्यारा सा चैनल है और आप इसी तरीके से इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपना प्यार बरसाते रहिए, जिससे कि हमारा चैनल और भी ग्रो करे। आपका ये चैनल है, आपकी वजह से ये ग्रोथ कर रहा है और हमारा साथ इसी तरीके से देते रहिए। उसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद बोलता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच। तो आज अब हम टॉपिक की ओर डिस्कस करेंगे। आज जो टॉपिक डिस्कस करने हैं हमें वो क्या क्या है, आज हम इन टॉपिकों को डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। आज तक आप सभी लोग मास और वेट को एक ही कंसीडर करते आ रहे होंगे। आज की वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा मास और वेट कुछ दोनों ही टर्म्स डिफरेंट हैं और डिफरेंट जगह पे हम इनका यूज करेंगे। सेकेंड, थ्रस्ट एंड प्रेशर। आज की वीडियो में आज मैं बताऊंगा व्हाट इज थ्रस्ट एंड व्हाट इज प्रेशर। इनमें भी डिफरेंस क्रिएट करूंगा। जनरली ये एक जैसा ही आपको देखने को मिलता है। बियोंची क्या है आज मैं ये बताऊंगा, और व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है वो आज हम डिस्कस करेंगे। वन बाय वन मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूं। तो सबसे पहला डिफरेंस, फर्स्ट टॉपिक की तरफ, व्हाट इज मास। मास और वेट में हमारा क्या डिफरेंस है, वेट हम कब कंसीडर करेंगे और मास कब कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले मास में आपको एक पॉइंट लर्न करना होगा। मास हमारी क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मीन्स मास क्या है, मास कोई भी जो हमारी ऑब्जेक्ट है किस सब्सटेंस से मिलकर बनी है, उसकी कितनी उसमें क्वांटिटी है, क्वांटिटी कितनी यूज करी गई है, उसको हम बोलते हैं उस बॉडी का या ऑब्जेक्ट का मास। जैसे मैं यहां पर एक रिंग लेता हूं, ये मेरी गोल्ड की रिंग है, गोल्ड की रिंग है। ओके, इस गोल्ड की रिंग मान लो इसका 10 ग्राम, 10 ग्राम इसमें क्या यूज हुआ है, गोल्ड यूज हुआ है। 10 ग्राम गोल्ड इज यूज्ड टू मेक इट। इसको बनाने के लिए 10 ग्राम, कितना, 10 ग्राम, 10 ग्राम हमारा क्या यूज हुआ है, गोल्ड यूज हुआ है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना यूज हुआ है, 10 ग्राम। ये ही इस रिंग का क्या हो गया, मास। ओके, तो गोल्ड रिंग का मास आपका क्या हो गया, मास ऑफ गोल्ड रिंग। आप यहां पर बता सकते हैं मास ऑफ गोल्ड रिंग कितना हो गया, कितना हो गया, 10 ग्राम। ओके, ये होता है मास। और भी मैं एग्जांपल आपको बता देता हूं। जैसे हमारे ये पार्ले जी का बिस्किट है, हमारा पार्ले जी का आपका बिस्किट आपने खाया होगा, देखा भी होगा। इसका एक इस जो ये पार्ले जी है कितने ज्यादा जो सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है। जैसे ये हमारा मान लीजिए 5 रुपीस वाला एक पार्ले जी का बिस्किट है, उसका मान लीजिए 50 ग्राम, 50 ग्राम इसका आप उस पर लिखा हुआ देखेंगे तो ये 50 ग्राम क्या है, 50 ग्राम मीन्स इसमें जो ग्रेन्स यूज हुए हैं, ग्रेन्स यूज हुए हैं, जिन ग्रेन्स की मदद से ये पार्ले जी प्रिपेयर्ड हुआ है, बनाया गया है, तो उसमें वो ग्रेन कितना यूज हुआ होगा, 50 ग्राम। जो भी सब्सटेंस से हम इसको बना रहे हैं वो कितना यूज हुआ है, 50 ग्राम। तो ये 50 ग्राम इसका क्या हो गया, मास हो गया। तो मास ऑफ पार्ले जी यहां पर कितना हो जाएगा, 50 ग्राम। ओके, तो ये आपका मास हो गया, जो आप काफी हद तक समझ चुके होंगे। अब मैं इसमें कुछ और पॉइंट लिखाता हूं।
इट इज अ मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो मैं आपको इनर्शिया पहले ही बता चुका हूं। इनर्शिया क्या है? कोई बॉडी हमारा रेस्ट पर है तो वो रेस्ट में बना रहना चाहती है, और कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है या बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में, उसी मोशन में बना रहना चाहती है। ये होता है हमारा इनर्शिया। अब ये इनर्शिया की किस तरीके से मेजरमेंट है, मास से हम इनर्शिया को कैसे मेजर कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा यहां पर। ये हमारी एक कार है और ये हमारी एक बाइक है। ओके, ये हमारी एक बाइक है। इसका आपको पता है मास कितना होगा, मान लेते हैं 50 kg। इसका 200 या 2000 kg हम इसको कंसिडर करके चल रहे हैं। ओके, दोनों ही ये मान लेते हैं, ये भी रेस्ट पोजीशन पर है, रेस्ट पोजीशन पर रखी हुई है, और ये भी मेरी रेस्ट पोजीशन पे रखी हुई है। ओके, अब आप बताइए किस बॉडी को मोशन में लाना, मैं अब इनमें दोनों बॉडी को किस में लाना चाहता हूं, आई वांट टू दोनों को मोशन में लाना चाह रहा हूं। तो मुझे आप बताइए कौन सी बॉडी या कौन से ऑब्जेक्ट में हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट होगी मोशन में लाने के लिए। सिंपली आप कह सकते हैं ये बाइक को और हम हल्का सा पुश करते हैं, थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये आप देखेंगे बाइक हमारी रेस्ट से किस में आएगी, मोशन में आ जाएगी। स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स अगर हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर, फोर्स आर रिक्वायर्ड to achieve motion of bike and break its rest position, या आप कहें रेस्ट पोजीशन से मोशन की पोजीशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी एज कंपेयर टू कार। ओके, कार को हमें मान लेते हैं कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, 100 न्यूटन फोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो इसको हम केवल और केवल 25 न्यूटन या इससे कम न्यूटन के फोर्स से इसको रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं। तो ये होती है हमारी इनर्शिया की मेजरमेंट। इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा है, और इनर्शिया किसका कम होगा, जिसका मास कम है। तो मास के रेफरेंस से हम बता सकते हैं कि किस बॉडी का इनर्शिया ज्यादा होगा या कम होगा। जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। इस पॉइंट को लिख लेते हैं यहां पर। मोर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट means it have more inertia, and less mass of an object have less inertia। ओके, तो ये आपका क्लियर हो गया। और व्हाट इज वेट, तो वेट कुछ नहीं है, जैसे हमारे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हमारा किसी हाइट पे रखा हुआ है, तो इस पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, कौन सा, अर्थ इसको अपनी साइड में
नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करने की कोशिश कर रही होगी, खींचने की कोशिश कर रही होगी। ओके, पुश करने, ये पुल करने की कोशिश कर रही होगी नीचे। तो ये अर्थ है, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। ओके, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को भी ये किसी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। तो जो ये फोर्स है, जिस फोर्स से कोई अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, इसी फोर्स की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, वेट बोलते हैं। ओके, अब कैसे, मान लो ये m बॉडी मास है, इसका ऑब्जेक्ट का मास m है, और इस पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, स्मॉल g की वजह से इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट a gravitational force, okay, that earth apply that at that object। ओके, तो ऑब्जेक्ट पर अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रही है, उसी की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, वेट। तो वेट यहां पर क्या हो जाएगा, एफ जी के इक्वल, वेट हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ये फॉर्मूला क्या होता है हमारा, m इंटू ए मास इंटू एसिलेशन। लेकिन यहां पर एसिलेशन हम किसका लेंगे, अर्थ का। तो m की जगह हम क्या लिखेंगे, mg। इसी को बोलते हैं w बराबर mg। यही होता है हमारा किसी ऑब्जेक्ट का वेट। ओके, क्लियर। अब जैसे हम यहां एग्जांपल लेके देख सकते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, और इस पे g ग्रेविटी की वजह से एक फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, एफ जी। इसी को हम क्या बोलेंगे, वेट। तो वेट बराबर एफ जी एम इंटू जी। ओके, तो अब आप क्लियरली समझ चुके होंगे, मास और वेट हमारा डिफरेंट होता है। ये अर्थ जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट को, या हमको जिस फोर्स की मदद से डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रही है, उसी को हम उस बॉडी का वेट कंसीडर करते हैं। और मास कितने सब्सटेंस से हमारी बॉडी बनी हुई है, या कोई ऑब्जेक्ट की बॉडी बनी हुई है, कितना सब्सटेंस उसमें यूज हुआ है उस बॉडी को बनाने के लिए। जैसे एक चेयर को बनाने के लिए मैं 2 kg प्लास्टिक यूज कर रहा हूं, 2 kg प्लास्टिक यूज कर रहा हूं एक चेयर को बनाने के लिए, मेड अप अ चेयर। ओके, तो एक चेयर को बनाने के लिए मैं 2 kg प्लास्टिक यूज कर रहा हूं। तो यहां पर चेयर का मास कितना होगा, 2 kg। लेकिन मैं यहां पर इस मास कितना हो जाएगा, यहाँ पे मास होगा 2 kg। लेकिन यहां पर मैं वेट कंसीडर करने की कोशिश करूं, तो जो मेरी ये चेयर है, इस चेयर को अर्थ, अपने जो अर्थ है, जी ग्रेविटी की वजह से अपनी ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश करेगी, जो कि होगा m इंटू जी। मान लीजिए g की वैल्यू हमारी जो नॉर्मल वैल्यू है 9.8, और m की वैल्यू यहाँ पर मैंने 2 kg ले रखी है। तो ये हमारा कितना हो गया, 2 8 16 1 9 और 18 और 1 19.6 न्यूटन। ओके, क्योंकि w यहाँ पर फोर्स है, और फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। ओके, ये तो ये इसमें आपको क्लियर हो गया होगा। जितने सब्सटेंस से मिलकर कोई हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसको हम बोलते हैं उसका मास, और जितने फोर्स से अर्थ उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, उसको बोलते हैं हम क्या बोलेंगे,
उसका वेट बोलेंगे बॉडी का या ऑब्जेक्ट का। ओके, तो अब हम इसमें कुछ और पॉइंट कंसीडर करेंगे जिससे और आपको क्लियर हो जाए। अब आप क्लियरली समझ चुके होंगे कि मास क्या है और वेट क्या है। दूसरा यहाँ पर एक पॉइंट और, मास की जो यूनिट है एसआई यूनिट ऑफ मास, वो हमारा रहता है केजी, और एसआई यूनिट ऑफ वेट। ओके, तो वेट की यूनिट हमारी या तो हो जाएगी न्यूटन, अदरवाइज एफ बराबर एम जी। एम की यूनिट क्या होती है केजी, और इसकी होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी हम लिख सकते हैं, और केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये दो यूनिट हो गई जिसमें ऐसा यूनिट न्यूटन आपका बहुत ज़्यादा फेमस यूनिट है। ओके, तो अब आप क्लियरली समझ चुके हैं मास और वेट, जो कि आपका अभी तक दिमाग में एक ही चीज़ होगी। जब भी हम ज़्यादा तरीके से हम वेट बोलते हैं, हम अपना भी वेट क्या बताते हैं, जैसे 17 केजी। तो 17 केजी ये हमारा क्या है, एक्चुअली में हम किसकी बात कर रहे होते हैं, मास की बात कर रहे होते हैं। लेकिन जनरल टर्म्स में या जनरल लैंग्वेज में हम उसको वेट बोल देते हैं। ओके, तो आज से आप अपना वेट ना बताएं, अपना मास बताएं, और चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ओके स्टूडेंट, तो अब हम थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में बात करते हैं। ये जनरल टर्म में आप एक ही समझते हैं, प्रेशर और थ्रस्ट आपको जनरल वे में एक ही लगता होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में। क्या है वो देखते हैं। जनरल टर्म में आप प्रेशर को जानते हैं, व्हाट इज प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसको हम F अपॉन A बोलते हैं। फोर्स को हम F से डिनोट करते हैं, एरिया को हम A से डिनोट करते हैं। ओके, ये हमारा प्रेशर हो गया, मीन्स कितने एरिया में, कितने एरिया, जैसे ये मेरा एरिया है, एरिया कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस एरिया पर टोटल फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, इसके पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। मीन्स जैसे ये मेरा कितना एरिया है, 10 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो यहाँ 10 मीटर स्क्वायर एरिया पर हम प्रेशर अप्लाई, प्रेशर हमें कैसे डिफाइन करना होता है, ये 10 मीटर स्क्वायर है, इसका एक यूनिट क्या होगी, पर यूनिट एरिया। तो पर यूनिट कितना हो जाएगा यहाँ पे, पर यूनिट एरिया वो होगा 1 मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर इसके 10वें पार्ट, मान लो ये मेरा ये वाला पोर्शन 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर, इस टोटल पर मान लीजिए मेरा 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। ओके, तो 100 मेरा कितने पर होता है, 10 मीटर स्क्वायर पर मेरा 100 न्यूटन अप्लाई हो रहा है। तो 1 मीटर स्क्वायर पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, 1 मीटर स्क्वायर पर 100 अपॉन 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये होगा 0 से 0 कैंसिल, 10। ओके, मैंने इस पूरे को कंसीडर नहीं किया है, मुझे इस पूरे एरिया पर फोर्स प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर मैं कभी भी पूरे एरिया पर नहीं निकालूंगा, उसका एक यूनिट, सिंगल यूनिट पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है वो मैं निकालूंगा, उसी को बोलते हैं प्रेशर। तो यहाँ पर जैसे मेरा 10 मीटर स्क्वायर एरिया दे रखा था और उस पर आपको बता रखा था टोटल फोर्स जो अप्लाई हो रहा था, कितना अप्लाई हो रहा था, 100 न्यूटन। ओके, इस पूरे 10 मीटर स्क्वायर एरिया पर 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा था। अब हमने क्या किया, इसकी यूनिट एरिया निकाला, तो यूनिट पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर हो गया, 10 मीटर स्क्वायर पर हमारा टोटल फोर्स जो अप्लाई हो रहा है कितना हो रहा है, 100 न्यूटन। 10 मीटर स्क्वायर एरिया पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है 100 न्यूटन अप्लाई हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा, यहां से पर यूनिट, मींस पर यूनिट का मींस क्या है, एक
मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट दे रखी है उसकी सिंगल डिजिट में, मतलब एक में 1 मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 10 मीटर स्क्वायर में 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है ये निकालूंगा तो मुझे इस 10 का इधर डिवाइड करना होगा। 100/10, 0 से 0 कैंसिल होगा यहाँ पे, तो आप क्या देखेंगे 10 और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मीन्स क्या है 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मीन्स है 1 मीटर स्क्वायर पर हमारा 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। और इसको हम इस टर्म में लिखेंगे 10 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर स्क्वायर में अप्लाई हो रहा है। 10 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर स्क्वायर पर अप्लाई हो रहा है, इसको बोलते हैं प्रेशर। ओके, तो 1 मीटर स्क्वायर पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी मदद से हम प्रेशर निकाल लेते हैं। ओके, क्लियर। अब हम इसकी यूनिट की भी बात कर लेते हैं। और यूनिट से पहले मैं आपको यहाँ पर थ्रस्ट को भी समझाने की कोशिश करता हूँ। व्हाट इज थ्रस्ट? तो प्रेशर आपको समझ में आ गया। प्रेशर हमारा क्या हो गया? फोर्स अप्लाई ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ओके, इसको बोलते हैं हम प्रेशर। अब बात करते हैं हम थ्रस्ट। व्हाट इज थ्रस्ट? तो व्हाट इज थ्रस्ट? ये हमारा परपेंडिकुलर फोर्स जो अप्लाई हो रहा है परपेंडिकुलर, ये क्या डिनोट कर रहा है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड थ्रस्ट। ओके, तो ऐसा फोर्स जो हमारा किसी एरिया पर परपेंडिकुलर वर्क कर रहा है उसको बोलते हैं थ्रस्ट। इसका अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा। आपने स्कूल टाइम पर स्कूल में आपने एक नोटिस बोर्ड देखा होगा, नोटिस बोर्ड। ओके, वहां पर हम देखते हैं कई जो पेपर्स, मेन पेपर्स होते हैं या इंफॉर्मेशन होती है वो पेपर फॉर्म में यहाँ पर लगी होती है। ये पेपर को हम यहाँ पर किसकी मदद से लगाते हैं? तो यहाँ पर आयरन नेल्स होती हैं हमारी, आयरन नेल्स। इन आयरन नेल्स की मदद से यहाँ पर आयरन नेल हम अप्लाई करेंगे। ओके, ये इन आयरन नेल्स की मदद से हम इस नोटिस बोर्ड पर इन पेपर्स को, जो पेपर्स हैं, क्या कहते हैं? होल्ड करते हैं। ये पेपर होल्ड होंगे, पेपर होल्ड्स बाय आयरन नेल। यहां पर मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं। अब आपको वहां से थ्रस्ट की कहानी या पिक्चर क्लियर होगी। ये मेरा नोटिस बोर्ड है, या आप सीधा, ये मेरा पूरा नोटिस बोर्ड है। इस नोटिस बोर्ड पे मुझे इस पेपर को यहाँ पर क्या करना है? होल्ड करना है या लगाना है? सिंपली लगाना है। हमें क्या करूँगा मैं? यहाँ पर एक आयरन नेल, ये मेरी आयरन नेल है, मैं इस आयरन नेल को यहाँ पर लगाऊंगा और इस पर एक फोर्स अप्लाई करूँगा। ये फोर्स मैं अप्लाई करूँगा इस तरीके से। देखिए, वंस ये मेरा आयरन नेल है और इस तरीके से मैं फोर्स अप्लाई करूँगा। अब ये देखिए किस तरीके का फोर्स अप्लाई किया मैंने। ये जो फोर्स अप्लाई करा था इसी को मैं आपके सामने ला रहा हूँ।
आप ये देखिए, ये आयरन नेल है और ये मेरा फोर्स है। फोर्स और आयरन नेल के बीच में आपको कितने डिग्री का एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मेरा आयरन नेल हो गया जो कि इस तरीके से है, इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में थीटा डिग्री 90 डिग्री आपको दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा है ना आपको। ये हमारा आयरन नेल है और इस तरीके से हम अप्लाई कर रहे हैं। ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कैसा फोर्स अप्लाई हो रहा है? परपेंडिकुलर फोर्स। इसी परपेंडिकुलर फोर्स को हम बोलते हैं थ्रस्ट। क्लियर? अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं इसकी मदद से, और आपको पिक्चर क्लियर होगी। जैसे मेरा ये एक पोर्शन है, ओके, ये मेरी अर्थ सरफेस है, सरफेस ऑफ अर्थ, ओके। इस पर एक मैन स्टैंड करा हुआ है, स्टैंड है। ये मैन यहां पर स्टैंडिंग पोजीशन में है, स्टैंडिंग पोजीशन। कुछ पिक्चर क्लियर हो रही है? क्लियर नहीं हो रही होगी। अब देखिए, ये मेरी सरफेस है और ये स्टैंडिंग पोजीशन में क्या है? अ मैन विच इज इन स्टैंडिंग पोजीशन। ओके, तो ये मेरी अर्थ की सरफेस है और ये मेरा वो मैन है, ये इसकी अर्थ की सरफेस पर खड़ा हुआ है। तो ये जो सरफेस है और ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, यहाँ प्रेशर अप्लाई कर रहा है, कुछ भी कहिए। ये तो इस सरफेस और इस आदमी की सरफेस के बीच में आपको कितने डिग्री का एंगल दिखाई दे रहा है? तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये कितने डिग्री का एंगल दिखाई दे रहा है इसके बीच में, 90 डिग्री। आप देख सकते हैं ना, ये इस तरीके का आपको दिखाई दे रहा है। ये मेरी अर्थ सरफेस है और ये मेरा क्या है? एक मैन स्टैंड कर रहा है। ये मेरा मैन हो गया जो स्टैंड कर रहा है और ये मेरी अर्थ सरफेस हो गई, अर्थ सरफेस। तो आप क्लियरली यहां से इस पिक्चर को विजुलाइज कर पा रहे होंगे कि इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री। ये फोर्स अप्लाई हो रहा है और इस सरफेस पर हो रहा है, मीन्स ये एरिया हो गया, ये फोर्स हो गया। तो जो परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करते हैं हम किसी सरफेस पर, उस फोर्स की वैल्यू को, उस पॉइंट पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है परपेंडिकुलर, उसी को बोलते हैं हम थ्रस्ट। ओके, तो इसको भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो लिखते हैं इसको, इट इज अ परपेंडिकुलर फोर्स, it is a perpendicular force that apply on a surface or area। ओके, तो ये आपका थ्रस्ट हो गया। इसको प्रेशर को आप कई बार इस तरीके का लिखा हुआ देखेंगे, प्रेशर इज अप्लाई थ्रस्ट अपॉन एरिया। इस तरीके से भी आपको ये प्रेशर का फॉर्मूला कहीं कहीं दिखाई देगा। अब कहते हैं हम प्रेशर की यूनिट की बात। ओके, तो थ्रस्ट क्या हो गया आपको परपेंडिकुलर अब पता चल चुका है। चलिए, तो प्रेशर बराबर अभी आप पढ़ चुके हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, इसकी यूनिट, फोर्स की यूनिट होती है हमारी न्यूटन, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। ओके, तो एक यूनिट आपकी हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, न्यूटन को हम और क्या लिख सकते हैं? न्यूटन किसकी यूनिट होती है? फोर्स की। फोर्स बराबर m इंटू ए। एम क्या है? मास, केजी, इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इसको केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये हमारा मीटर स्क्वायर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अदरवाइज इसकी एक यूनिट और है जिसको हम पास्कल बोलते हैं।
पास्कल। पास्कल ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने प्रेशर पर काफ़ी ज़्यादा वर्क किया था। इसी वजह से उनके ऑनर में हमने प्रेशर की एक यूनिट को पास्कल भी बोला है। तो ये भी यूनिट ऑफ प्रेशर हो गई, यूनिट ऑफ प्रेशर, जो काफ़ी फेमस यूनिट है। अदरवाइज सबकी ये भी एक यूनिट है। ओके स्टूडेंट, अब हम एक नए टर्म से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं जो आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे, यहाँ बहुत कम सुना होगा, लेकिन आपने ये ऑब्जर्वेशन जरूर किया होगा जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। बियोंसी, व्हाट इज बियोंसी? तो अब मैं आपको सबसे पहले कुछ यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करूँगा, उस एक्सपेरिमेंट को समझाने की कोशिश करूँगा, उससे आपको इस टर्म से लिंक करूँगा। ओके, तो देखते हैं। ये मैं एक बकेट ले रहा हूँ, मैंने क्या लिया है, एक बकेट लिया है। इस बकेट में वाटर फिल किया, ये मेरा इसमें वाटर फिल कर दिया मैंने। ओके, तो मैंने एक बकेट लिया है, उसमें मैंने वाटर इसमें फिल कर दिया है। ओके, वाटर फिल करने के बाद मैं क्या करूंगा, एक आयरन नेल का एक पीस लूंगा, पीस ऑफ आयरन नेल, और एक बार ए पीस ऑफ कॉर्क। कॉर्क क्या होता है आपको पता है, कोयले का एक टुकड़ा, आयरन नेल लोहे की एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है, यहाँ पीस ऑफ आयरन बोल दीजिए आप। ओके, हम क्या करेंगे, एक धागा लेंगे, स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग में मैं क्या करूंगा, इस आयरन पीस को, पीस ऑफ आयरन, मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग को मैंने होल्ड किया है, यहां पर मैं स्ट्रिंग को होल्ड कर लूंगा, और इस आयरन, ये मैंने आयरन का एक पीस लिया है, स्ट्रिंग की मदद से मैं इसको पकड़ूंगा और स्लोली मैं इसको क्या करूंगा, यहां पर पुश करूंगा, यहां पर इसमें पानी के अंदर ले जाऊंगा। तो आप क्या देखेंगे, आयरन पीस को जब मैं इसके अंदर ले जाऊंगा, जब ये पीस मेरा यहां पर पहुंचेगा, यहां पर, तो आप देखेंगे जब मैं इसको और इनसाइड पुश करने की कोशिश करूंगा, समझ रहे हैं, ये मेरी एक बकेट है, बकेट में मैंने ये पानी फिल किया है, और यहां से मैं स्ट्रिंग की मदद से आयरन के पीस को स्लोली वाटर में नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेकर जा रहा हूं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जैसे ये वाटर की सरफेस से थोड़ा नीचे पहुंचेगा, वाटर की सरफेस से, ये वाटर की सरफेस है, इससे जैसे ये नीचे पहुंचेगा, आप देखेंगे इस पर नीचे से एक नीचे से क्या अप्लाई हो रहा होगा, फोर्स अप्लाई हो रहा है। आपको ये महसूस होगा, आप रियलाइज करेंगे, इसको रियलाइज करेंगे, क्या रियलाइज करेंगे कि जब मैं इस लोहे के पीस को इनसाइड पुश करने की कोशिश कर रहा हूं, इस लोहे के पीस को मैं इनसाइड, ये बकेट है मेरी, ये बकेट है, इस बकेट की इनसाइड नीचे पुश करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप महसूस करेंगे एक फोर्स नीचे से, आपको लगेगा वाटर इसके ऊपर कोई एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहा है, प्रेशर अप्लाई कर रहा है। आप इसको फोर्स या आप इसको प्रेशर भी बोल सकते हैं। ओके, आपको ऐसा महसूस होगा कि इस आयरन पीस पर एक नीचे से क्या अप्लाई हो रहा है, एक प्रेशर या फोर्स अप्लाई हो रहा है, प्रेशर या फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से आपको इसको नीचे पुश करने में थोड़ी सी तकलीफ होगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। लेकिन क्योंकि ये फोर्स नीचे कम अप्लाई हो रहा है और ऊपर से जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ऊपर से जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस फोर्स की वैल्यू मान लेता हूं मैं, यहाँ पर ऊपर से मैं फोर्स F1 अप्लाई कर रहा हूं और यहाँ पर मेरा फोर्स F2 लग रहा है, नीचे से एक फोर्स लग रहा है। ये आपको क्लियर हो गया, और आप करके देखेंगे इस एक्टिविटी को तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी, ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। ओके,
तो जब भी मैं इस आयरन पीस को नीचे डाउनवर्ड पुश करने की कोशिश करूंगा, नीचे से वाटर एक अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर या फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। अपवर्ड, ये कहां लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, अपवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा, जबकि ऊपर से हम फोर्स किधर लगा रहे हैं? ये फोर्स हमारा लगेगा डाउनवर्ड। दोनों हमारे अपोजिट नेचर के हैं, एक ऊपर से लग रहा है, एक नीचे से लग रहा है। ओके, तो इस केस में आप देखेंगे जो ये आयरन का पीस है, आपको पता है इस वाटर में डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। अ पीस ऑफ आयरन सिंक आफ्टर सम टाइम इन वाटर। ओके, तो वाटर में ये कुछ टाइम के बाद सिंक कर जाएगा। इसके पीछे रीजन क्या है? जो नीचे से फोर्स लग रहा है वो हमारा कहीं ना कहीं कम लग रहा होगा और ऊपर से फोर्स ज्यादा लग रहा है। ऊपर से मैं इस पर बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, जबकि नीचे से जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं वो मेरा उतना नहीं है। नीचे से कम फोर्स अप्लाई हो रहा है, ऊपर से ज्यादा हो रहा है। इस वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है आयरन पीस, ये हमारा क्या कर रहा है? सिंक कर जा रहा है। ओके, तो इस यहां पर केस क्या बनेगा? जो हमारा F1 फोर्स है इज ग्रेटर देन F2। यहां पर F1 की वैल्यू F2 से ज्यादा है। इस वजह से ड्यू टू दिस रीजन आयरन पीस सिंक। आयरन पीस क्या करेगा? सिंक कर जाएगा। ओके, ये क्लियर हो गया आपको? अब इसी का मैं दूसरा केस लेता हूं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। यहां पे क्लियर हो गया होगा आयरन पीस क्यों सिंक कर रहा है? जो नीचे से फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या है? उसकी वैल्यू, नीचे वाले फोर्स की वैल्यू कम है एज कंपेयर टू ऊपर से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके कंपेयर में। अब सेम प्रोसेस हम सेम बकेट लेते हैं। ये बकेट है, बकेट में फिर से मैं वाटर फिल कर दे रहा हूं। ये मेरा वाटर फिल हो गया। अब मैं क्या करूंगा? यहां पर एक कॉर्क का पीस, ये मेरा कॉर्क का पीस ऑफ कॉर्क लूंगा और इसको मैं एक स्ट्रिंग की मदद से क्या करूंगा? होल्ड करूंगा। अब मैं इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करूंगा। कितने फोर्स से? F1 फोर्स से। एक फोर्स अप्लाई करूंगा जिसकी मदद से मैं इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करूंगा। जब मेरा यहाँ पर ये आ चुका होगा, यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर भी एक फोर्स वर्क कर रहा होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में। आप महसूस करेंगे नीचे से भी एक वाटर इस कॉर्क पर क्या लगा रहा है? एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है, जिसकी वैल्यू मैं यहां पर मान लेता हूं F2। ओके, F2 फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इस केस में आप क्या देखते हैं? कॉर्क के केस में देखेंगे आप, कॉर्क हम जितना नीचे वाटर में पुश करने की कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा ये ऊपर वाली साइड में पुश हो जाता है। ऊपर वाली डायरेक्शन में ये एक उछाल लेगा। ओके, उछल के ऊपर आ जाता है। आप देखेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बार नीचे फोर्स हमारा ज्यादा है, यहां पर जो फोर्स है वो मोर है और यहां पर जो फोर्स है वो हमारा लेस है। ओके, तो इस केस में क्या होगा? हमारा जो आयरन पीस है, ये कॉर्क का पीस है, ये हमारा यहां पर फ्लोट करेगा। ये यहां पर क्या करेगा? फ्लोट। In this case, a piece of cork float in water because upward force
अपवर्ड फोर्स F2 is greater than downward force F1। ओके, इस कंडीशन की वजह से क्या होगा, ये हमारा क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ओके, एक सेकेंड थोड़ी सी इंक डाल लेता हूं। ओके, तो मैं मार्कर को इंक ला दी है मैंने। तो इन दिस केस जो कॉर्क है, कॉर्क का पीस, वो हमारा इस वाटर की सरफेस पर क्या करेगा, फ्लोट करेगा, तैरेगा। किस वजह से, जो नीचे से फोर्स अप्लाई हो रहा है, वाटर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसकी वजह से, और वो फोर्स की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू जो ऊपर से फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस वजह से ये फ्लोट करेगा। तो इन दोनों केसों में आपको एक जनरल चीज देखने को मिली। वो क्या देखने को मिला, इन दोनों ही केसों में आप देख रहे हैं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को वाटर में सिंक करने की, डुबाने की, या उसमें नीचे पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं नीचे से भी एक फोर्स वाटर अप्लाई कर रहा है उस ऑब्जेक्ट पर। ये जो अपवर्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है इसी को बोलते हैं हम बियोंची। तो बियोंची क्या है, अब हम लिख सकते हैं बियोंची इज एन अपवर्ड a force act in upward direction on object in water. This force is apply on object by water। ओके, तो ये जो फोर्स, बियोंची का फोर्स कौन अप्लाई करता है, वाटर ही यहां पर एक फोर्स अप्लाई करता है, या प्रेशर लगाता है नीचे से, जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट या तो सिंक करेगा या फिर फ्लोट करेगा। ये डिपेंड करेगा बियोंची के फोर्स पर। ओके, तो बियोंची कौन सा फोर्स है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को वाटर में नीचे पुश करने की कोशिश करते हैं तो वाटर उस पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बियोंची। ओके, तो किस केस में हमारा ऑब्जेक्ट सिंक करेगा, किस में फ्लोट करेगा, और किस में हमारा सिंक करेगा, ये डिपेंड करेगा। ओके, तो कौन सी तीन कंडीशन होंगी। ओके, तो F1 इज ग्रेटर देन F2। मैं यहां पर F2 को क्या ले रहा हूं, बियोंची फोर्स। ओके, बियोंची फोर्स मैं यहां पर बोल रहा हूं इसको F2 को। F1 को मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं फोर्स एक्ट डाउनवर्ड एट ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये F1 वो फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पर ऊपर से लगाया जा रहा है, और बियोंची आपको पता है वाटर हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लगाता है। तो F2 अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर जो फोर्स लगा रहा है मींस बियोंची फोर्स है। ओके, तो तीन कंडीशन हो सकती हैं। हो सकता है जो ऊपर से फोर्स अप्लाई हो रहा है वो ज्यादा हो, और जो बियोंची फोर्स नीचे से अप्लाई हो रहा है वो कम हो। इस केस में क्या करेगा, फर्स्ट केस 1, इस केस में ऑब्जेक्ट क्या करेगा, हमारा ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, सिंक।
ओके। केस सेकंड, हो सकता है F1 की वैल्यू F2 के जस्ट एग्जैक्ट इक्वल आ जाए। एग्जैक्ट इक्वल आ जाएगी तो ये क्या करेगा, फ्लोट। ओके, फ्लोट करेगा, ये सरफेस पर होगा, एट सरफेस। ओके, और F1 की वैल्यू ग्रेटर देन आएगी F2 के। केस थर्ड, इस केस में भी क्या होगा, F1 ज्यादा है, F1 ज्यादा नहीं, लेस देन, नीचे से फोर्स ज्यादा अप्लाई हो रहा है F2 के कंपेयर में, F2 ज्यादा है F1 की कंपेयर में। इस केस में ऑब्जेक्ट ऊपर वाली डायरेक्शन में पुश करेगा। ऑब्जेक्ट ऑलवेज पुश आउटवर्ड when it pull downward। तो ये 3 केस बनेंगे। इस केस में भी हमारा ऑब्जेक्ट सिंक नहीं करेगा, तैरेगा, एक तरीके से कह सकते हैं। इसमें भी ये तैरने की बेस्ट कंडीशन है, जो सरफेस पर हम फ्लोट करा सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। और किसी ऑब्जेक्ट को सिंक कराना है, डुबाना है, तो हमें ब्योंची का फोर्स कम अप्लाई होना चाहिए। ऊपर जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो ब्योंची के फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए, तभी एक ऑब्जेक्ट सिंक करेगा। ओके, तो ऑब्जेक्ट को सिंक करने की कंडीशन आपको पता चल गई, ब्योंची क्या होता है ये पता चल गया, मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है ये पता चल गया, थ्रस्ट एंड प्रेशर, इसमें भी आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। वीडियो लेंथी होती जा रही है, इस वजह से मैं इस वीडियो में आर्किमिडीज प्रिंसिपल और जो एक और टॉपिक बचा है उसको कवर नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए, जिससे आपका भी इम्प्रूवमेंट हो और आप बेटर से बेटर वीडियो आगे टाइम से देख आपको मिल जाए। ओके, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और आज मैं फिर से थैंक यू बोलना चाहूँगा उन सभी स्टूडेंट्स को जिनकी वजह से आपके इस प्यारे से चैनल साइंस विद जयप्रकाश के 1000+ सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो थैंक यू वेरी मच।